नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जीव एवं जंतु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है इसे कहा जाता है विश्व का सबसे आलसी जीव। याद रखेंगे, स्लॉथ को क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे आलसी जीव जो है वो कहा जाता है। इसकी आयु जो है वो होती है 40 वर्ष। स्लॉथ की आयु कितनी होती है? याद रखेंगे, स्लॉथ की जो आयु है वो होती है 40 वर्ष। और ये अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो इसीलिए जो है याद रखेंगे, जो स्लॉथ है इसको सबसे आलसी जीव कहा जाता है, क्योंकि ये 40 वर्ष के अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। और उसके अलावा ये एक दिन में करीब 17 घंटे सोता है। याद रखेंगे, स्लॉथ जो है वो एक दिन में केवल जो है लगभग जो है 17 घंटे जो है वो सोता है। याद रखेंगे स्लॉथ के बारे में। इसके अलावा जो स्लॉथ है ये देखने में तो भालू जैसा ही लगता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। इसकी जो प्रजाति है वो अलग होती है। तो स्लॉथ को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कंपेरिजन करते हैं इसका भालू के साथ में। तो ये भालू बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ देखने में भालू के जैसा है, लेकिन इसकी जो प्रजाति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा जो स्लॉथ है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर ये अपना जीवन यापन करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लॉथ जो है वो लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो ये उस पेड़ की पत्तियों को खाता है, और जब पत्तियां समाप्त होने लगती हैं, हरी पत्तियां, तब ये पेड़ को बदल देता है और फिर ये दूसरे पेड़ पर रहने के लिए चला जाता है। इसके अलावा स्लॉथ अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? स्लॉथ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी आपको पता है कि जो है धरातल पर पाया जाने वाला सबसे विशालकाय जीव है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे विशाल जीव कौन है, तो वो ब्लू व्हेल है, लेकिन वो महासागर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे विशाल स्थलीय जीव जो है वो कौन है, तो वो है हाथी। और हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। याद रखेंगे, हाथी जो है वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और इसके अलावा हाथी के अगर हम बच्चे की बात करें, तो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा है उसका जो वजन है वो लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो होता है लगभग 200 किलोग्राम के आसपास। हाथी जो है इसके अलावा एक दिन में करीब 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेड एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखेंगे कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो हाथी जो है वो एक दिन में करीब 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां जो है उनको खा लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब हाथी जो है वो एक दूसरे की मदद करता है। हाथी जो है वो सामाजिक प्राणी है। याद रखेंगे, हाथी सामाजिक प्राणी है। ये एक दूसरे की क्या करता है? मदद करता है। जिस प्रकार मनुष्य जो है अपने परिवार में रहता है, परिवार के सदस्यों के सुख दुख में शामिल होता है, उनकी हेल्प करता है, तो ठीक उसी तरह से जो हाथी हैं वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जो हाथी हैं वो 10 से 12 हाथियों के समूह में रहते हैं। और समूह की जो मुखिया है वो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी। तो हाथी जो है वो 10 से 12 हाथियों के जो है ग्रुप में रहते हैं, और समूह की जो मुखिया है वो जो है सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है उस ग्रुप में वो होती है। इसके अलावा हाथी जो है वो 14 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु होने तक समूह में रहते हैं, फिर उसके बाद में जंगल में वो अकेले रहने लगते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे कि 14 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु होने तक जो है हाथी लगभग जो है वो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। उसके बाद में फिर वो जंगल में रहने के लिए अकेले चले जाते हैं। आगे देखते हैं। अब जो हाथी है तो इसको वर्ष 2010 में, हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि वो बाघ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। और हाथी को जो है वर्ष 2010 में, हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। विरासत का मतलब होता है हेरिटेज, याद रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो हाथी है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो कभी कभी यहां पर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, सफेद हाथियों का देश और हाथियों का देश दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है।
अगर आपसे पूछा जाए कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो हाथियों का देश जो है ये कहा जाता है लाओस को। और अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है ये कहा जाता है थाईलैंड को। याद रखेंगे, हाथियों का देश बोलते हैं लाओस को और सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं थाईलैंड को। ये दोनों देश ही पड़ोसी देश हैं और ये दोनों देश ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। लाओस और थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो आपस में शेयर होता है। तो हाथियों का देश लाओस हो गया और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड हो गया। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें डोडो की, तो डोडो एक पक्षी है जो कि अब विलुप्त हो गया है। डोडो एक पक्षी है जो कि अब विलुप्त हो गया है। और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पाया जाता था, तो ये पाया जाता था मॉरिशस में। ये कहाँ पाया जाता था? ये मॉरिशस में पाया जाता था। मॉरिशस जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मॉरिशस कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम लोग रेड डेटा बुक की बात करें, तो आपको पता है कि एक रेड डेटा बुक है। तो रेड डेटा जो बुक है, इसमें जो जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके नामों को शामिल किया जाता है। रेड डेटा बुक जो है, इनमें विलुप्त हो चुके या विलुप्ति की कगार पर पहुंचे जो जीव हैं, उनके नामों को शामिल किया जाता है। हम लोग फिर डिस्कस करते हैं बाघ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाघ जो है ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। हाथी के बारे में क्या बताया था कि हाथी जो है वो राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी क्या था? राष्ट्रीय विरासत पशु था। बाघ जो है मनुष्यों से 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे। बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना अधिक दूरी तक की जो वस्तुएं हैं उनको देख सकता है। इसके अलावा जो बाघ है, तो इसकी जो मूछें हैं वो हवा में कंपन की मदद से शिकार की स्थिति का पता करती हैं। आपने देखा होगा ना कि बाघ की मूछें जो हैं वो हिलती रहती हैं। तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हिलती, वो जो है हवा में जो कंपन हो रहा होता है उसकी मदद से वो शिकार की स्थिति का पता करती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। तो बाघ की मूछें जो है किसमें सहायक हैं? तो वो भी शिकार की स्थिति पता लगाने में सहायक हैं। हवा के कंपन से वो पता लगाती हैं कि शिकार जो है वो कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बाघ की बात करें, तो बाघ का जो गुर्राना है, गुर्राना यानी कि बाघ का जो रोर होता है, उसको 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ की गुर्राने की जो आवाज़ है वो इतनी पावरफुल होती है, ठीक है, उसकी पिच इतनी हाई होती है कि उसको 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुना जा सकता है। इसके अलावा बाघ के जो कान हैं वो अलग अलग दिशाओं में मुड़ सकते हैं। तो दोनों ही कानों को वो अलग अलग दिशा में सेम टाइम मोड़ सकता है और ज़्यादा दूरी तक दोनों दिशाओं की जो आवाज़ें हैं उनको वो सुन सकता है इस कारण। ठीक है, तो बाघ के कान एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में मुड़ सकते हैं ताकि अलग अलग दिशाओं से आने वाली जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, उसको वो अच्छे से सुन सके। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक बाघ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और इसी वजह से जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघों के अलावा जो भारत में सर्वाधिक वन है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा जो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क हैं, वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। बाघ के अगर बारे में हम लोग बात करें, तो बाघ जो है हवा से पत्तियों के हिलने और जमीन पर किसी जानवर के चलने से पत्तियों की हिलने की जो आवाज़ होती है उसमें अंतर कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बाघ है उसकी सुनने की जो शक्ति है वो इतनी तीव्र होती है कि अगर पत्तियां हवा से हिल रही हैं या पत्तियां किसी जानवर के चलने से हिल रही हैं, तो इन दोनों आवाज़ों में वो अंतर कर सकता है। इतनी पावरफुल होती है इसकी सुनने की क्षमता। इसके अलावा जो बाघ के शरीर पे आप धारियां देख रहे हैं, तो बाघ के शरीर पर जो धारियां हैं ये बालों के कारण होती हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे लोग जलवायु पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी एनसीईआरटी बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि बाघों के शरीर पर जो धारियां होती हैं वो उसके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होती हैं। तो कभी ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बाल ही टिक करना है, ना कि जलवायु। कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो भारत में जो है वो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले है नाग, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं। फिर है आपका करैत, इसको वाइपर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका दुबोइया और उफाई।
तो ये 4 प्रजाति जो हैं, 4 प्रजाति के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। नाग हो गया आपका, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और वाई हो गया। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है नाग की। नाग को ही इंग्लिश में किंग कोबरा कहा जाता है। जी हाँ, याद रखेंगे, जो नाग है, नाग को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? किंग कोबरा जो है वो कहा जाता है। आइए इनके बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। तो देखो, सांप जो है ना, उसके कान नहीं होते। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप जो है बीन की धुन पर नाचता है। जी नहीं, सांप जो है उसके कान नहीं होते, वो कंपन के कारण प्रतिक्रिया करता है। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सपेरा अगर बीन बजा रहा है तो सांप किस कारण जो है प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो कर रहा है कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण जो है वो प्रतिक्रिया करता है, ना कि ध्वनि के कारण यानी कि आवाज के कारण। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सांप जो है उसके कान नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया एक जनजाति है जो कि आपकी पाई जाती है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जो कालबेलिया जनजाति है, तो ये जनजाति के जो लोग हैं अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर सांप उपहार में देते हैं। तो एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे कि कालबेलिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर जो सांप हैं उनको उपहार में देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कालबेलिया एक नृत्य भी है जो कि इनके द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, कालबेलिया एक नृत्य का भी नाम है जो इनके द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। ठीक है, साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है उसमें एक स्थित एक देश है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश। ब्राज़ील स्थित कहाँ है? ब्राज़ील जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। अब जो सांप है इसको भी किसानों का मित्र कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो हमें पता है कि जो आपका केचुआ होता है ना, केचुआ आप लोग जानते होंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो जो केचुआ होता है यानी कि जो अर्थवर्म होता है, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में केचुआ नहीं दिया है और सांप दिया है तो वहां पे भी आप टिक करोगे। जी हाँ, जो सांप है उसको भी किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप जो है ना वो चूहों को खाता है, और जो चूहे होते हैं वो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चूहों को अनाज से चूहे जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो चूहों को खाकर जो सांप है वो मदद करता है किसानों की। इसलिए बहुत सारे किसान लोग जो हैं वो सांपों को पालते हैं, जहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है, तो वहां पर सांपों को पाला जाता है इस वजह से। तो इसीलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे देखिए, अब जो ये नाग है ना, नाग या फिर जो किंग कोबरा होता है, तो ये अंडे देने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए घोंसले का निर्माण करता है। याद रखेंगे, जो नाग या फिर जो किंग कोबरा है, ये इकलौता ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। नॉर्मली आपको पता होगा जो सांप हैं वो बिल में रहते हैं, लेकिन जो नाग या फिर किंग कोबरा है ये ऐसा सांप है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। आगे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं एनाकोंडा के बारे में। तो एनाकोंडा आपको पता है कि सबसे विशालकाय अजगर है। एनाकोंडा क्या है? सबसे विशालकाय अजगर है। एक बहुत ही जो है फेमस मूवी भी थी एनाकोंडा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो, तो कमेंट करके बताना कितने लोगों ने देखी है एनाकोंडा मूवी। उसमें दिखाया है इस सांप को। तो जो अनाकोंडा है ये सबसे विशालकाय अजगर है, सबसे बड़ा अजगर है अनाकोंडा। अनाकोंडा जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम है अमेज़न। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है वो प्रवाहित होती है, और अमेज़न के जो वर्षा वन है, जो रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ये जो अनाकोंडा है ये पाया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है यहीं पर सबसे अधिक वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पे इतने अधिक घने वर्षावन हैं कि उनको जो है लंग्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो वर्षावन हैं इनको कभी कभी हम अमेज़न के वर्षावन भी कह देते हैं। तो इनके ही वर्षावन जो हैं उन्हीं को पृथ्वी के फेफड़े यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ जो है वो कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है यह विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, यानी कि सबसे अधिक नमी वाला महाद्वीप है। अब ये क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए पहले एक क्वेश्चन आप और देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है,
ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका मासिन राम। मासिन राम मेघालय में स्थित है, भारत में। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, पूरे महाद्वीप की बात करें, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, तब आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका मासिन नाम हो गया, और सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका हो गया। तो जिस महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा होगी वही महाद्वीप सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप होगा। तो यही रीज़न है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। इसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ही हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका को ही कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केचुए के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो केचुआ है यानी कि जो अर्थवॉर्म है, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। जो केचुआ है ये ज़मीन में जो है ऑक्सीजन का जो प्रवाह है और जो जल का प्रवाह है उसको बढ़ाने में मदद करता है। केश नलियों का निर्माण करता है केचुआ ज़मीन में, मिट्टी में, मृदा में। इस वजह से जो है जो पानी का जो फ्लो है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ता है, और जो कि पेड़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इस वजह से केचुआ किसानों का मित्र जो है वो कहलाता है। ये ज़मीन को उपजाऊ बनाने में भी सहायक है। ठीक है, ये केचुआ जो है ये ज़मीन को उपजाऊ बनाने में भी सहायक है। वर्मी कंपोस्ट जो एक खाद आती है वो केचुए के द्वारा बनाई गई खाद होती है। तो आपको पता होगा कि ये ज़मीन को उपजाऊ बनाने में भी काफ़ी सहायता करता है। केचुआ पालन कहलाता क्या है, तो केचुए की खेती भी की जाती है। केचुआ जो पालन है वो कहलाता है वर्मी कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। केचुआ पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। और एक फैक्ट और है कि केचुए के आंखें नहीं होती। जी हाँ, केचुए के आंखें नहीं होती। केचुआ इसीलिए दोनों साइड चल भी लेता है। आपने देखा होगा कभी केचुए को, तो केचुआ दोनों साइड चल लेता है, वो आगे की ओर भी चल लेता है, वो पीछे की ओर भी चल लेता है। किस वजह से, चूंकि उसके आंखें नहीं होती। ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, लाइट के प्रति जो है ये रिएक्ट करता है, तो इस वजह से ये चलता है। ध्यान रखेंगे, केचुआ जो है उसके आंखें वगैरह नहीं होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है, तो इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जो है जीव है, आपको पता होगा ये बहुत ही जल्द कॉपी कर लेती है, इसलिए बहुत सारे देशों में डॉल्फिन शो दिखाए जाते हैं। हालांकि भारत में डॉल्फिन शो बैन है, फिर भी आप लोगों ने टीवी वगैरह पर या फिर यूट्यूब वगैरह पर जरूर देखा होगा। तो डॉल्फिन जो है ना बहुत ही जल्द कॉपी करती है जो लोग करतब वगैरह करते हैं उसके आगे उनको। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सीखती है, इसलिए इसे कहा जाता है सबसे अधिक बुद्धिमान जीव कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को सूस भी कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को और क्या कहा जाता है, सूस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये आपको याद रखना है कि जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है इसकी स्थापना की गई है पटना, बिहार में। जी हाँ, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो पटना में की गई है, और पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के बारे में अगर हम लोग बात करें, हनी बी के बारे में बात करें, तो मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे शहद के अलावा और क्या प्राप्त होता है, तो आप याद रखेंगे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है, यानी कि वैक्स भी प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, इसके अलावा उससे हमें मोम भी मिलता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें सिर्फ एक रानी होती है, यानी कि एक क्वीन होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक छत्ते में कितनी क्वीन होती हैं, कितनी रानियां होती हैं, तो एक छत्ते में सिर्फ एक क्वीन होती है, सिर्फ एक रानी होती है। बाकी उसमें कुछ श्रमिक मधुमक्खियां पाई जाती हैं, कुछ जो है उसमें सैनिक मधुमक्खियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से उनका जो कार्य है वो डिवाइड होता है। मधुमक्खी को सामाजिक कीट कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे समाज में लोगों के कार्य बटे होते हैं कि कौन क्या कार्य करेगा, तो उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में जो रहने वाली मधुमक्खियां होती हैं उनके कार्य भी बटे होते हैं। किसी का जो कार्य है वो होता है शहद को लाके इकट्ठा करना, किसी का कार्य होता है कि बाहर से अगर कोई छत्ते को छेड़ता है तो उस पर आक्रमण करना, और जो रानी है, जो क्वीन है, इसका काम होता है अंडे देना। तो इस प्रकार से जो कार्य होते हैं वो बटे होते हैं, इस वजह से मधुमक्खी को सामाजिक कीट कहा जाता है। एक छत्ते में कितना शहद मिलता है अगर आपसे पूछा जाए, तो मधुमक्खी का एक पूर्ण जो विकसित छत्ता है उसमें 12 किलो के आसपास जो शहद है वो मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। मधुमक्खी के छत्ते से 12 किलो के आसपास शहद जो है वो मिलता है। ठीक है,
मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त जो समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीटेट एग्जाम में इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो वो है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ में। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो मधुमक्खी पालन है वो होता है बिहार में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, बिहार में होता है, और लीची के पेड़ पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लीची के पेड़ पर किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। एक मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है बिहार का वह शहर जो कि मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का आपको एक शहर बताना है जो कि मधुमक्खी पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि वो लीची के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ की जो लीची हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखते हैं। अब अगर मान लो किसी मधुमक्खी को पता चलता है कि यहाँ पर भोजन है, तो वो अन्य जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उनको भोजन का स्रोत जो है वो कैसे बताती हैं, तो वो डांस करके बताती है, नृत्य के द्वारा बताती है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को नृत्य के द्वारा जो है, डांस के द्वारा भोजन का पता बताती हैं। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं नेचर में। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि मधुमक्खी भी डांस करती है, और ये डांस के द्वारा ही बताती है कि जो भोजन है वो कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन जो है उसको कहा जाता है एपी कल्चर। अभी आपको मैंने बताया था कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन जो है वो कहलाता है सेरी कल्चर, और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। इसके अलावा मधुमक्खी को सामाजिक कीट भी कहा जाता है। मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, सामाजिक कीट भी कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन किस पेड़ पर किया जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो मधुमक्खी पालन है ये लीची के पेड़ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेशम कीट के बारे में, यानी कि रेशम के कीड़े के बारे में। तो रेशम का जो कीड़ा है उसको पालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो है हाँ, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और इससे पहले अभी हम लोगों ने रेशम कीट के बारे में नहीं पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था केचुआ पालन। तो केचुआ पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। तो तीन आज मैंने आपको बताए हैं, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर, और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। याद रखिएगा इनको। तो ये रेशम कीट के बारे में देखते हैं। तो जो रेशम कीट पालन है वो सेरी कल्चर कहलाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। जी हाँ, याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। रेशम का जो कीट है, रेशम का जो कीड़ा है, उसको किस पेड़ पर पाला जाता है, तो रेशम का जो कीड़ा है उसको पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा है उसको कहाँ पे पाला जाता है, याद रखेंगे, उसको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और इसके अलावा जो रेशम का कीड़ा है, तो जो मेल होता है, जो नर होता है, वो फीमेल को यानी कि मादा को कई किलोमीटर दूर उसकी गंध के माध्यम से पहचान लेता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रेशम का जो कीड़ा है इसकी सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि ये फीमेल को कई किलोमीटर दूर से जो है पहचान लेता है उसकी गंध की माध्यम से। अब रेशम की जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें दो साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक है पोचमपल्ली, दूसरी है आपकी कलमकारी। तो जो पोचमपल्ली साड़ी है इसका संबंध जो है तेलंगाना से है, और जो कलमकारी साड़ी है इसका संबंध तमिलनाडु से है। अब यहाँ पे पोचमपल्ली के साथ में मैंने तेलंगाना लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी बुक में आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण किया गया, ठीक है, तो अब पोचमपल्ली जो है ये एक गांव भी है जो कि तेलंगाना में आ गया। पहले तो आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो अब जो पोचमपल्ली गांव है वो तेलंगाना में आ गया। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोचमपल्ली साड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो आप तेलंगाना को टिक करेंगे। ठीक है, तो पोचमपल्ली का संबंध है तेलंगाना से, जबकि जो कलमकारी है इसका संबंध है तमिलनाडु से। ये रेशम के द्वारा बनाई जाने वाली साड़ियों के प्रकार हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गिलहरी के बारे में। तो वो गिलहरी जो है इसके जो अग्रदंत हैं, यानी कि इसके जो आगे के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस कारण ये चीज़ों को कुतरती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चूहा भी चीज़ों को कुतरता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की बुक में जिसके बारे में बताया गया है वो है गिलहरी।
तो गिलहरी के बारे में ये बताया गया है ईवीएस की बुक में कि इसके जो आगे के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से ये चीज़ों को कुतरती रहती है। तो इसकी आदत है चीज़ों को कुतरना, लेकिन उसके पीछे का एक फैक्ट भी है, एक रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि इसके जो अग्रदंत हैं, आगे के दांत हैं, हमेशा बढ़ते रहेंगे। अगर ये नहीं चीज़ों को कुतरेगी तो इसके दांत काफ़ी बड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना, गिलहरी के जो दांत होते हैं वो निकले रहते हैं आगे से 2 दांत, वो इसी वजह से, चूंकि इसके दांत काफ़ी बड़े होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, चीज़ों को कुतर कर ये उनका जो साइज है उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। भाई चींटी के बारे में अगर बात करें तो चींटी जो है वो भी एक सामाजिक कीट है और ये भी समूह में रहती है, ग्रुप में रहती है। चींटी जो है चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है। आपने देखा होगा अपने घरों में जो चींटियां जब चलती हैं तो एक लाइन में चलती हैं, एक रो में चलती हैं। तो कैसे बाकी चींटियां पहचानती हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है? तो उसका कारण यह है कि जो आगे चलने वाली चींटी है वो फेरोमोन्स नामक एक खास रसायन होता है जिसको छोड़ते हुए चलती हैं। बाकी जो चींटियां हैं वो उसको सूंघते हुए वो रास्ता फॉलो करती हैं। तो फेरोमोन्स वो रसायन होता है जो चींटियां चलते समय छोड़ती हैं, और पीछे की जो चींटियां हैं वो इसकी गंध को पहचान कर आगे उसी लाइन में, उसी रो में बढ़ते हुए चलती हैं। अगर हम लोग चींटियों की बात करें तो जो लाल चींटी होती हैं, तो लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। याद रखेंगे, लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे लाल चींटियों की चटनी का भी प्रयोग जो है कुछ जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे किया जाता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो लाल चींटियों में कौन सा एसिड मिलता है? तो याद रखेंगे लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पश्मीना के बारे में। तो पश्मीना जो है वो एक बकरी है जो कि मोस्टली पाई जाती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो पश्मीना जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। सबसे अधिक अगर पूछे कि कहाँ पाई जाती है तो सबसे अधिक पाई जाती है लद्दाख में। पश्मीना एक बकरी है, याद रखेंगे पश्मीना एक बकरी है, और ये बकरी के द्वारा जो प्राप्त होने वाली ऊन है वो भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है। तो पश्मीना जो भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? भेड़ से या बकरी से? तो आप याद रखोगे बकरी से। पश्मीना जो बकरी है इसको चांगपा जनजाति के द्वारा पाला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पश्मीना बकरी को किसके द्वारा पाला जाता है? तो इसको चांगपा जनजाति के द्वारा पाला जाता है। चांगपा जनजाति का जो आवास है इसको कहा जाता है रैबो। चांगपा जनजाति का जो आवास है इसको रैबो कहा जाता है, और पश्मीना बकरी का जो आवास है इसे लेखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे। चांगपा जनजाति का आवास कहलाता है रैबो, और पश्मीना बकरी का जो आवास है वो कहलाया जाता है लेखा। अभी एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, शेल्टर यानी कि आवास, वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब पश्मीना जो है ये भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है वो कौन सी है, तो वो है मैरिनो। विश्व की जो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है वो मैरिनो है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, और ये भेड़ से मिलती है। किससे मिलती है? भेड़ से। ठीक है, आगे देखिए। अब जो पश्मीना शॉल है इसको बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। देखो पश्मीना का जो एक बाल होता है, पश्मीना का जो एक बाल होता है ये मनुष्य के 6 बालों के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इतना पतला ये बाल होता है पश्मीना का कि इसका एक बाल जो है मनुष्य के 6 बालों के बराबर में होता है। ठीक है, तो इतना सॉफ्ट होता है, याद रखेंगे पश्मीना। तो इससे बुनाई बहुत ही कठिन है, पश्मीना से बुनाई बहुत ही कठिन है, इसलिए हाथ से बुनाई होती है पश्मीना की, और पश्मीना शाल को बनाने में इसीलिए 250 घंटे का समय लगता है। और ये जो पश्मीना से बनी हुई शॉल है ये नॉर्मल जो शॉल होती हैं उनसे 6 गुना अधिक गर्म होती है। बहुत ही हल्की होगी, इतनी हल्की होती है कि कहा जाता है कि एक रिंग अगर आपके पास में है, एक अंगूठी आपके पास में है, तो उसके बीच से आप ये पूरी शॉल निकाल सकते हो। इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी हल्की होती है, लेकिन गर्म इतनी होती है कि नॉर्मल शॉल से 6 गुना अधिक। तो पश्मीना शॉल को बुनने में 250 घंटे से अधिक समय लगता है। पश्मीना जो बकरी हैं ये 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होती है वो किस कारण होती है? तो मैंने आपको बताया बाघ वाले पॉइंट में कि होती है बालों के कारण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाघ के शरीर पर जो पैटर्न होते हैं डिफरेंट ये किस कारण होते हैं, तो ये बालों के कारण होते हैं। रात में जो जगने वाले जानवर हैं, जो रात में जागने वाले जानवर हैं, ये हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं? तो ये देखते हैं ब्लैक एंड वाइट। रात में जो जागने वाले जानवर हैं यानी कि जो रात्रिचर हैं वो हर वस्तु को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं।
इसके अलावा बहुत से जो जानवर हैं वो खास मौसम में नींद में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें छिपकली की, तो छिपकली ग्रीष्म निद्रा में चली जाती है, ध्रुवी भालू शीत निद्रा में चला जाता है। गर्मियों में आप देखते होंगे जो छिपकली होती है ना, वो कम नजर आती है, तो वो ग्रीष्म निद्रा में चली जाएगी। जब अधिक गर्मी होगी तो उस पूरा सीजन वो सोते ही रहेंगी। इसी प्रकार जो ध्रुवी भालू हैं ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। जब जाड़े का मौसम आता है तब ये सो जाते हैं, जाड़े भर ये सोते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और उनके बाहरी कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के शरीर पर बाल और बाहरी कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।